हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम अपनी फील्ड एक्सटेंशन टॉपिक की यूनिट नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आप एमडीयू यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको आज की इस क्लास से 16 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब लगभग ये चांस है कि 16 नंबर का क्वेश्चन इस क्लास से बन ही जाएगा। अगर आपकी किस्मत ज़्यादा ही खराब हुई तो क्वेश्चन बाहर जा सकता है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये 90% चांस है कि 16 नंबर का क्वेश्चन इससे आ ही जाए। नहीं, 8 का तो पक्का आएगा ही आएगा अगर 16 का नहीं आया तो। नहीं, अभी तक आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे जितने भी, तो लगभग 16 नंबर का हर बार ही बन जाता है इस क्लास से जो आज मैं करवाऊंगा इस कंटेंट से। सो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो जो नोट्स आपको मिले हुए हैं, जो मैं बेसिक पार्ट करवाऊंगा, आप अगर समझ में आ रहे हैं आपके खुद के नोट्स तो आप उनसे ही पढ़ सकते हो। नहीं तो ये मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज में सिलेक्टेड कंटेंट है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये बेसिक पार्ट, जो थ्योरम होगी वो तो सेम मिलेगी आपको जो नोट्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यूनिट नंबर 4, कंस्ट्रक्शन बाय रूलर एंड कंपास। Construction by ruler and compass. There are many problems in Euclidean geometry which had baffled mathematicians since antiquity, but were finally solved by the application of theory of fields. मतलब बहुत सारी ऐसी फील्ड थी यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनका मैथमेटिशियंस को जो बहुत परेशान किए हुए थी, बट फाइनली थ्योरी ऑफ फील्ड्स ने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। So in this section, we shall apply the theory of fields developed before developed before to geometry and finally solve the following old problems. और ऐसी old problems को हम solve करेंगे। To construct by ruler and compass a square having same area as a given circle. मतलब ये कोई सर्कल है, इसका जितना एरिया होगा उतने ही एरिया का एक स्क्वायर ड्रॉ करो। ये प्रॉब्लम हम रूलर और कंपास से बना सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट बाय रूलर एंड कंपास अ क्यूब ऑफ ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन क्यूब। मतलब ये एक क्यूब है, तो जितनी इस क्यूब की वॉल्यूम है उसकी ट्वाइस वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट करो। तो ये भी हम रूलर और कंपास से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा, टू ट्राइसेक्ट अ गिवन एंगल टू ट्राइसेक्ट अ गिवन एंगल बाय रूलर एंड कंपास। मतलब ये कोई एंगल है और इसको ट्राइसेक्ट अगर हमें करवाना है तो वो काम भी हम रूलर और कंपास से कर सकते हैं। तो ये तीन पुरानी प्रॉब्लम्स थी जिनके बारे में डिस्कस किया गया। अब आगे देखो, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। अब आगे देखो, बिफोर वी टेक अप दीज प्रॉब्लम्स लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कंस्ट्रक्शन विद रूलर एंड कंपास। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में कि कंस्ट्रक्शन विद रूलर एंड कंपास, इसका मतलब बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ रूलर एंड कंपास। तो इसका आपको क्या लिखना है? फॉर आवर कन्वीनियंस बाय अ लाइन वी शैल ऑलवेज मीन अ स्ट्रेट लाइन। In Euclidean geometry, a ruler is only used to draw a straight line through two given points. यूक्लिडियन ज्योमेट्री में मतलब ये कुछ बातें हैं जो हमको मान के चलनी है कि जो लाइन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, और यूक्लिडियन ज्योमेट्री में अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो हमको रूलर से ही ड्रॉ कर सकते हैं वो स्ट्रेट लाइन। एंड अ कंपास टुगेदर विद रूलर इज यूज्ड टू ड्रॉ अ सर्कल। और कंपास और रूलर की हेल्प से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं with center at a given point and radius equal to distance between two given points। ठीक है, ये तीन बातें ध्यान रखनी है। अब आ जाओ अपनी मेन बात पे। लेट S be the set of points, S be the set of points in a plane such that S contain at least two members। मतलब S एक सेट ऑफ पॉइंट्स ले लिया जिसमें कम से कम दो मेंबर्स हैं, मतलब दो पॉइंट्स है उस सेट में। जैसे कि S कोई सेट ले लिया जिसमें 0 0 और 1 1 है, मतलब इस तरह से कोई सेट है जिसके अंदर दो पॉइंट्स हैं। अ लाइन इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिबल। अब ये कंस्ट्रक्टिबल की डेफिनेशन बता रहा हूं। ये तो 3 पॉइंट थे जो हमको ये करते वक्त ध्यान रखने हैं। जो ये 3 पॉइंट थे कि लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन हम सिर्फ रूलर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं।
सर्कल, रूलर और कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री में। तो ये तीन बातें ध्यान रखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अब शुरू होता है कि कंस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए आगे, ये रहा, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये हो गया था। सो अ लाइन इज कंस्ट्रक्टिबल, इतना भी पूछ सकता है कि अ लाइन इज कंस्ट्रक्टिबल का मतलब बताओ। ठीक है, तो अ लाइन इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस इफ इट पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एस। मतलब जो लाइन है, जो वो कंस्ट्रक्टिबल कब होगी फ्रॉम एस, इफ इट पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एस। मतलब एस के दो अलग अलग पॉइंट उठाओ, अगर उनसे लाइन पास हो रही है तो हम उस लाइन को कंस्ट्रक्टिबल बोलेंगे। और अ सर्कल इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस इफ इट्स सेंटर इज एट पॉइंट एस। मतलब जो सेंटर है सर्कल का, जो सेंटर है सर्कल का वो तो एस के किसी पॉइंट पे हो, एंड रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एस। और जो इसकी रेडियस है, देखो एक पॉइंट तो सेट का जो एस है उसका कोई एक पॉइंट हो गया, और जो रेडियस है वो रेडियस उसी के किसी दूसरे पॉइंट पे हो, उसी सेट के। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एस। दोबारा पढ़ता हूं, अ सर्कल इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस इफ इट्स सेंटर इज एट अ पॉइंट ऑफ एस एंड रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एस। मतलब जो सेट के किन्हीं दो पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस होना चाहिए रेडियस का, तो जो सर्कल बनेगा हम उसको कंस्ट्रक्टिबल बोलेंगे। ठीक है, एनी पॉइंट ऑफ द प्लेन, any point of the plane which is an intersection of either a pair of distinct lines both constructible from S or two distinct circle both constructible from S is called constructible by ruler and compass or simply constructible from S। तो ये तीनों, तो ये दोनों पॉइंट लिखने हैं। पहले तो लाइन का, अगर वो पूछ ले 2 नंबर में कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम रूलर एंड कंपास, तो पहले तो ये पॉइंट लिखना है लाइन वाला, फिर सर्कल वाला, फिर इनको कंबाइन करके, लाइन और सर्कल दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, वो क्या था, एनी पॉइंट ऑफ द प्लेन विच इज इंटरसेक्शन ऑफ आइदर अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस बोथ कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस और टू डिस्टिंक्ट सर्कल बोथ कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिबल बाय रूलर एंड कंपास और सिंपली कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस। ठीक है, तो ये सारा लिखना है उसमें। अब इसका मतलब समझो, जैसे जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, ये मान लो 0 0 है और ये 1 1 है, तो इन दो पॉइंट्स को मिला के मैं एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। सो ये कंस्ट्रक्टिबल हो गया बाय लाइन। ठीक, अब इसी से इसी को रेडियस मान के, ये 0 0 और 0 1 को रेडियस मान के, चलो इसको ऐसे बना लेते हैं, ये 0 0 और ये पॉइंट है 1 0, इसको सेंटर मान के और इतना रेडियस लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब उसी सेम रेडियस से, और अब की बार सेंटर माना मैंने इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, और फिर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये दो सर्कल कंस्ट्रक्टिबल हो गए फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स ऑफ सेट एस। अब जो नए इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए, ये पॉइंट आ गया, जैसे ये पॉइंट आ गया, अब इनको हम इन लाइंस से मिला सकते हैं। इसको इस लाइन से, इसको इस पॉइंट से मिला दिया, इसको इस पॉइंट से मिला दिया, इसको इस पॉइंट से मिला दिया, तो ये क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टिबल हो गया फ्रॉम रूलर एंड कंपास और कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम सेट एस। ठीक है, अब आगे हम इसी चीज को पढ़ेंगे। कंसीडर एनी पॉइंट पी, consider any point P of set S. Since S has at least two members, so there exists a point Q in S different from P। मतलब एक पॉइंट P था और S के अंदर कम से कम दो मेंबर हैं, तो एक पॉइंट Q भी होगा उसी सेट के अंदर। ठीक है, देन द सर्कल विद सेंटर एट Q एंड रेडियस पी क्यू। तो इस क्यू को सेंटर मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं विद रेडियस पी क्यू एंड द लाइन थ्रू पी क्यू, एंड और लाइन ड्रॉ कर देता हूं पी क्यू से, बोथ आर कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस। तो एस सेट्स की हेल्प से ये दोनों सर्कल और लाइन कंस्ट्रक्टिबल हो गए। फर्दर, फर्दर पी इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पी इस लाइन का और सर्कल का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, intersection, P is one of the point of intersection, consequently P is constructible by ruler and compass
फ्रॉम एस एंड सिंपली कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम एस। तो इस पी पॉइंट को जो कि इंटरसेक्शन आया इन दोनों का, इन इसको हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट पी है ना, ये कंस्ट्रक्टिबल है फ्रॉम सेट एस। दिस यील्ड्स, और इसका क्या मतलब हुआ, दिस यील्ड्स पॉइंट पी बिलोंग टू एस ओवर एस। एस ओवर एस का क्या मतलब है कि ये इंटरसेक्शन से आया है, ये पॉइंट, कि ये पॉइंट इंटरसेक्शन से आया है एस ओवर एस। हेंस एस इज कंटेन्ड इन एस ओवर एस। तो जो मेरा ओरिजिनल सेट था वो कंटेन्ड होगा एस ओवर एस में, क्योंकि देखो पहले तो ये दो पॉइंट थे, जैसे ये ऊपर करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे हमने ये ड्रॉ किया था, पहले सिर्फ मेरे पास ये दो पॉइंट्स थे, फिर इन दो पॉइंट्स की हेल्प से मैंने लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर इस पॉइंट को सेंटर मान के इतना ही रेडियस लेके एक और सर्कल ड्रॉ किया, फिर मैंने इनके इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, एक तो ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, इनको ज्वाइन कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया आगे, और ऐसे ही हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ही हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो मेरा एस ओवर एस है ना, ये वे पॉइंट है जो इनके इंटरसेक्शन या इनके मिलने से जो और पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो जो अगला सेट मिला उसको हमने नाम दे दिया एस ओवर एस। ठीक है, एस ओवर एस नाम दे दिया। तो जो एस ओवर एस सेट होगा वो एस में तो कंटेंड होगा ही। So if we fix up a system of coordinates in a plane, then we know that each point of the plane has unique pair of coordinates। मतलब अगर हम इसी सिस्टम को अपने कोऑर्डिनेट प्लेन में देखें तो हमें पता है वहां पे हर एक पॉइंट की 2D प्लेन में वन वन कोरोस्पोंडेंस होती है। मतलब कोई भी पॉइंट ले उसको हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा सकते हैं। एंड देयर एग्जिस्ट अ वन वन कोरोस्पोंडेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ द पॉइंट ऑफ रियल नंबर। मतलब इस तरह से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हुआ उसको हम, उसकी वन वन कोरोस्पोंडेंस होगी कोऑर्डिनेट प्लेन में। Hence we identify each point of the plane with its coordinate। तो हम हर एक पॉइंट को उसके कोऑर्डिनेट से आइडेंटिफाई करते हैं। Consequently, we identify the plane r with r cross r where r is set of real number। तो उसी कोऑर्डिनेट प्लेन को हम r cross r से भी तो बोलते हैं। So the system of coordinates taken here is orthogonal with x dash o x as x axis and y dash o y as y axis। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है उसमें एक्स एक्सिस को हम दिखाते हैं एक्स डैश ओ एक्स से और वाई डैश ओ वाई को वाई एक्सिस से। नाउ कंसीडर कंसीडर सेट ई, कंसीडर सेट ई कंसिस्टिंग ऑफ ओनली टू पॉइंट्स 0 0 एंड 1 0। और 0 0 को मैं ओ से दिखा रहा हूं और 1 0 को मैं आई से दिखा रहा हूं। हेयर ओ इज कॉल्ड ओरिजिन एंड आई इज कॉल्ड यूनिट पॉइंट। तो ओ तो है यहाँ पे ओरिजिन और आई है यूनिट पॉइंट। तो लेट ई वन इज इक्वल टू एस ई इन द प्रीवियस पैराग्राफ टेकिंग एस इज इक्वल टू ई। मतलब एस को ई के इक्वली ले लिया, जो सेट था उसको ई के इक्वली ले लिया। सो वी हैव ई इज कंटेन्ड इन ई वन, ई इज कंटेन्ड इन ई वन, ई नोट को ई के ही इक्वल ले लिया। मतलब जो ओरिजिनल पॉइंट्स थे ना, ओरिजिनल पॉइंट का सेट ही मान लो ये ऐसी, जो ये दो ओरिजिनल पॉइंट लिए थे हमने एस सेट में, ये उसी का सेट है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, now notice the following: since x dash ox is the line passing through 2 points o and I of e, so x dash ox is constructible from e। ठीक है, तो x dash ox जो है, जो ये दो पॉइंट्स है, इनको मिला लेंगे हम 0 0 को। ये तो है 0 0 और ये है 1 0। तो ये दोनों x एक्सिस पे है ना दोनों पॉइंट। तो हम इस लाइन को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगी, x डैश ओ एक्स। सो लाइन x डैश ओ एक्स इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो। सिंस सिंस ओ आई इज इक्वल टू 1, मतलब इसका डिस्टेंस 1 है ओ और आई का, द सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 1 इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम ई, दिस इज कॉल्ड अ यूनिट सर्कल। मतलब ये जो पॉइंट 0 0 है और 1 0 है, इन दोनों की हेल्प से हम इसको सेंटर मानते हुए इतना रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक यूनिट सर्कल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम सेट ई। सो द यूनिट सर्कल ऑल्सो मीट एक्स डैश ओ एक्स
एक्स डैश ओ एक्स एट -1, 0, तो ये -1, 0 को भी तो मीट करता है ना। सो दैट आई डैश इज कंस्ट्रक्टिबल, तो जो है आई डैश पॉइंट मिल गया हमें, आई डैश। सो आई डैश इज कंस्ट्रक्टिबल एट आई डैश बिलोंग टू E1। तो जो नया सेट मिल गया अब हमें, पहले तो हमारा सेट था खाली ई, अब जो आई डैश को मिला के एक नया सेट मिल गया, मतलब 0, 0 और 1, 0 तो मेरे सेट में है ही, साथ में एक -1, 0 और आ गया मेरे पॉइंट, मेरे सेट में। तो अब इसका नाम रख दिया मैंने E1। तो मेरे को ये बताओ कि ई जो था वो कंटेंट होगा ना E1 में, तो यही बात मैं ऊपर कह रहा था। अब आगे देखो, सिंस द सर्कल विद सेंटर आई एंड रेडियस 1 इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम ई, मतलब ये जो आई पॉइंट था ये तो ओ पॉइंट था और ये आई था, अब इस आई को सेंटर मान के भी तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं ना, जो कि एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगा, 2, 0 पे काटेगा। तो अब 3 पॉइंट तो थे ही पहले से ही, तो इसमें एक पॉइंट 2, 0 और मिल गया मेरे को। तो अब कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट। तो जो नया सेट मिला उसका नाम रख दिया मैंने अब E2। सो E2 इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम सेट E1। सो वी लीव इट टू द रीडर, ऐसे ही हम ऐसे ही करते करते सर्कल ड्रॉ करके, लाइंस ड्रॉ करके, जो इंटरसेक्शन आ रहा है उनसे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल सकते हैं विच आर कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम सेट ई। सो हमें क्या मिल गया इंडक्टिवली, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो हमारा सेट जैसे E1 में कम पॉइंट्स थे E2 के कंपैरिजन में, जो E3 आएगा उसमें E2 से ज्यादा होंगे। ऐसे ही जो हमारा En+1 है ना, En+1, वो किसके इक्वल लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं उस En+1 को, SEN, मतलब EN की हेल्प से कंस्ट्रक्ट किया गया है ये En+1। इसका ये मतलब है, इसका इसका ये मतलब है, SEN का मतलब है कि EN जो सेट है ना उसकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट किया गया है En+1। और अगर हम जितने भी मेरे पास ये E1 E2 E3 डैश 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 अप टू EN आए सेट, अगर हम उन सब का यूनियन ले लें तो वो H के इक्वल आएगा। तो हम H किसके इक्वल आ गया, यूनियन ऑफ ऑल EN। Any point of plane is said to be constructible by ruler and compass if and only if it belongs to H। अगर वो इसके यूनियन में है तो हम कह देंगे कि वो रूलर और कंपास से कंस्ट्रक्टिबल है। तो जो ये हमारा सेट आया है ना यूनियन ऑफ EN, इसको हमने एच का नाम दे दिया। तो अगर मेरा कोई भी पॉइंट इस एच के अंदर है, इस यूनियन के अंदर है, तो हम बोल देंगे कि दिस इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम रूलर एंड कंपास इफ एंड ओनली इफ इट बिलोंग्स टू एच। और यहाँ पे हमने एक बात नोटिस की कि जो En+1 होगा ना वो बड़ा होगा En से, मतलब En इज कंटेन्ड इन En+1। ठीक है, तो अब हमारी मेन थ्योरम शुरू होती है। अगर इतना आपको समझ आ गया है तो फिर भी मैं एक बार और कहूंगा कि सारा एक बार खुद से पढ़ें, जितनी भी ये थ्योरी मैंने समझाई है, और खुद से पढ़ें या दोबारा सुन के भी देख सकते हैं, दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो। अब मैं अपनी मेन थ्योरम शुरू करने जा रहा हूं। अब तक आप कितने भी पास्ट ईयर पेपर्स उठा के देख लो, लगभग हर एक में ये 16 नंबर में आती ही आती है। अगर 16 में ना आएगी तो 8 में आएगी, नहीं तो हर बार 16 में ही आती है। अगर किस्मत ज्यादा ही खराब हुई तो 8 में आ जाएगी, और 8 में और कुछ आएगा फिर। ठीक, तो हम एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, ये थ्योरम तो करेंगे ही करेंगे, साथ में एक थ्योरम और साथ में एक करोलरी और करेंगे, ताकि अगर बाय चांस कुछ मिस हैपनिंग हो भी जाए आपके साथ तो उनमें से पूछ ले एग्जामिनर, तो आपका एक 16 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का ठीक हो ही जाए। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो जो थ्योरम बच जाएंगे उन सभी को करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी थ्योरम। इफ द पॉइंट P इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम B, अगर हमारा पॉइंट P कंस्ट्रक्टिबल है फ्रॉम B, देन द डिग्री ऑफ BP/B इज अ पावर ऑफ 2, इज अ पावर ऑफ 2। मतलब मेरा कोई पॉइंट P है जो कि सेट B से बन रहा है, कंस्ट्रक्टिबल है, मेरा पॉइंट P है जो कि कंस्ट्रक्टिबल है फ्रॉम सेट B, देन द डिग्री ऑफ BP। और फिर मैंने क्या किया, इस P पॉइंट जो कंस्ट्रक्ट हो गया है इस B सेट से, उसको इस B में ही मिला दिया। तो जो BP, मतलब B के सारे पॉइंट प्लस में P ओवर खाली B, इसकी जो डिग्री होगी ना वो 2 की पावर में होगी, कुछ ना कुछ 2 की पावर में। क्लियर, तो प्रूफ देखिए अब। लेट P1 P2 अप टू Pn-1 Pn, इस सब को मैंने P मान लिया।
इस सीक्वेंस को मैंने क्या मान लिया, P1 P2 अप टू Pn माइनस वन अप टू Pn, इन सभी पॉइंट्स के सीक्वेंस को मैंने P मान लिया। P be the sequence, P be the sequence of points for construction of P। मतलब ये सारे पॉइंट्स लगे हैं P, ये सारे पॉइंट्स लगे हैं P की कंस्ट्रक्शन में, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस। तो लिख दिया बी द सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ P। अब आगे देखो, और मैंने मान लिया कि जो मेरा P1 है ना, P1 ये बेसिक पॉइंट है। बेसिक पॉइंट मतलब वो पहला पॉइंट जो बिल्कुल शुरू में आया था, पहला पॉइंट जहां से हमने शुरू किया था वो है P1। ठीक है, और Pi क्या है, Pi अल्फा आई बीटा आई के इक्वल, मतलब P1 हो जाएगा अल्फा वन बीटा वन, P2 हो जाएगा अल्फा टू बीटा टू, P3 हो जाएगा अल्फा थ्री बीटा थ्री, और ऐसे ही आई वन टू एन तक है। आई कहां तक है, आई इज फ्रॉम वन टू एन। सो P1 हमारा बेसिक पॉइंट हो गया, ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, अब थर्ड बात देखो क्या है, लेट के बी एनी एक्सटेंशन ऑफ बी जनरेटेड बाय एडिंग और एडजॉइनिंग P1 P2 अप टू Pn, देन मतलब जो मेरा बी सेट था ना, जो मेरा बी सेट था उसकी एक्सटेंशन मैंने मान ली के, कि के मेरी इस बी सेट की एक्सटेंशन है। और वो के कैसे बना है, इस बी सेट में इन पॉइंट्स को ऐड करके P1 P2 Pn को ऐड करके मेरी एक्सटेंशन के बनी है। तो के किसके इक्वल हो जाएगा, बी तो सारा का सारा, और साथ में ये सारे पॉइंट्स P1 P2 टू Pn। अब मेरे को क्लेम क्या करना है कि के और बी कि जो मेरी एक्सटेंशन आई है इन पॉइंट्स को ऐड करके वो टू की कोई पावर होगी, इज सम पावर ऑफ टू, ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, मतलब के क्या है, के कुल मिला के वही तो है बी की एक्सटेंशन, मतलब बी P1 P2 टू पी क्या लिया मैंने, पी ये सभी तो लिया P1 P2 टू Pn। तो ये बीपी क्या है, बीपी क्या है, बी P1 P2 टू Pn वही तो है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो उसको ही मैंने के नाम दे दिया। तो मेरे को प्रूव क्या करना है, के ओवर बी इज पावर ऑफ टू। ठीक है, ये मेरे को प्रूव करना है। दिस रिजल्ट फॉलोज देन डायरेक्टली एज बीपी इज सबफील्ड ऑफ के। अगर ऐसा प्रूव कर दिया मैंने तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि बीपी इज सबफील्ड ऑफ के, क्योंकि बीपी अगर मैंने एक्सटेंशन ले ली तो उसकी कोई ना कोई बीपी सबफील्ड होगी के की ही। ठीक है, सो हम इसको इंडक्शन से प्रूव करेंगे, एन पे इंडक्शन लगा देंगे। अगर ये प्रूव हो गया तो बीपी इसकी कोई सबफील्ड होगी, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। अगर मैंने के ओवर बी पावर ऑफ टू प्रूव कर दिया तो बीपी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। हम इसको इंडक्शन से प्रूव करेंगे ऑन एन। इफ एन इज इक्वल टू वन तो के किसके इक्वल हो जाएगा, बीपी वन के इक्वल, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट है और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्या लिया है, बेसिक पॉइंट P1। तो के किसके इक्वल हो गया, बी पी वन के इक्वल। बट P1 इज बेसिक पॉइंट, अगर P1 बेसिक पॉइंट है तो ये P1 बी में से ही आएगा ना, क्योंकि बी हमारा सेट था और बी सेट के वे बी सेट में वे पॉइंट थे जो शुरू में थे, सबसे शुरू में, तो हमारा P1 जरूर बी में से ही होगा। तो बताओ अगर मैं बी सेट में P1 दोबारा ऐड कर दूं तो वो बी तो आएगा, क्योंकि बी में पहले से ही P1 है। सो के किसके इक्वल हो गया, मेरा के बी P1 के इक्वल था, तो ये बी के ही इक्वल हो गया। सो के बी के इक्वल हो गया, तो डिग्री ऑफ के और बी इज इक्वल टू क्या आ गई, बी ओवर बी, वन के इक्वल आ गई, और ये टू की पावर जीरो होता है। सो दस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। तो एन इज इक्वल टू वन के लिए तो ये ट्रू हो गया। अब मैं ज्यूम कर लूंगा कि ये जो रिजल्ट है ये के माइनस वन के लिए ट्रू है। ठीक है, तो के माइनस वन के लिए हम इसको ट्रू मान लेते हैं। तो मेरा जो के आई मैंने लिया, के आई बोलो इसको, या के माइनस वन भी बोल सकते हो, मैंने साइड में लिख भी दिया वेर आई इज के माइनस वन। ठीक है, सो के आई किसके इक्वल हो जाएगा, बी, बी तो आएगा ही आएगा, और ये जो पॉइंट्स होंगे ये के माइनस वन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और आई को मैंने के माइनस वन के इक्वल लिया है, तो ये मतलब आई पॉइंट्स होंगे P1 P2 P3 अप टू पी आई। क्लियर, तो अब इसकी डिग्री के माइनस वन की डिग्री बी के साथ टू की पावर एम होगी। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि हम इंडक्शन लगा रहे हैं ना, तो के माइनस वन के लिए हम ट्रू मान के चल रहे हैं फॉर फॉर इंटीजर एम। ठीक है, अब मैंने शो क्या करना है, के माइनस वन के लिए तो मैंने ट्रू मान लिया, अब शो करना है के ओवर के की डिग्री बी के साथ टू की पावर एम होगी, ये मेरे को शो करना है। इतना समझ में आया। अब आगे देखो, इफ
पी आर कोई पॉइंट ले लिया, पी आर कोई पॉइंट ले लिया अल्फा आर बीटा आर के साथ, और पी एस कोई पॉइंट ले लिया कोऑर्डिनेट्स अल्फा एस और बीटा एस के साथ, बी एनी टू पॉइंट्स, देन द स्ट्रेट लाइनिंग ज्वाइनिंग देन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पी आर एंड पी एस इज। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वही किया मैंने, वाई माइनस वाई वन वाई माइनस बी आर इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब बी एस माइनस बी आर, बी एस माइनस बी आर और अल्फा एस माइनस अल्फा आर, ये एम निकाल लिया, और एक्स माइनस एक्स वन क्या था अल्फा आर, सो एक्स माइनस अल्फा आर। ठीक है, तो अल्फा एस माइनस अल्फा आर को उधर ले गए तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और इधर बच गया बीटा एस माइनस बीटा आर एक्स माइनस अल्फा आर। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। इफ टू स्ट्रेट लाइंस, अगर दो स्ट्रेट लाइंस इसी तरह की इंटरसेक्ट करेंगी ईच अदर, देन द पॉइंट जनरेटेड टू इंटरसेक्शन इज वन। मतलब एक पॉइंट आएगा, अगर मैं ये जो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ऐसी कोई दूसरी लाइन है, ठीक, अगर इन दोनों लाइंस को मैं मिला दूं तो सिर्फ एक पॉइंट आएगा ना इंटरसेक्शन में। पहले इसके पास भी दो पॉइंट थे, इसके पास भी दो पॉइंट थे, अगर ये दोनों लाइन मिली हुई हैं तो एक पॉइंट आया ना इनकी इंटरसेक्शन में, मतलब एक पॉइंट बढ़ा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट आए, वन, और वन किसके इक्वल होगा, टू की पावर जीरो के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब कोई, ये बात हो गई खत्म, अब नेक्स्ट बात शुरू हो गई, कोई दूसरा पॉइंट है पीटी, पीटी अल्फा टी बीटा टी, जिसके जिसके पॉइंट्स हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या अल्फा टी और बीटा टी, बी सम अदर पॉइंट, देन द सर्कल विद सेंटर पीटी। मतलब पीटी को सेंटर मान के मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस कितना है, पी आर पी एस के इक्वल। ठीक है, ये बोल के चल रहा है कि रेडियस कितना है, पी आर और पी एस के इक्वल। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, देखो अगर कोई पॉइंट 1,0 होता था, 1,2 होता था, तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाती थी, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होती थी सर्कल की इक्वेशन। और मेरे पॉइंट्स कौन कौन है, अल्फा टी और बीटा टी, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस अल्फा टी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा टी का स्क्वायर, और रेडियस कितना लिया, पी आर पी एस का मोड, तो रेडियस हो जाएगा पी आर पी एस का मोड का स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, पीआरपीएस के मोड का स्क्वायर। अब पीआरपीएस के मोड का स्क्वायर मतलब पीआरपीएस का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पीआर और पीएस के बीच का पॉइंट, पीआर और पीएस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो मैंने पीआर और पीएस यहाँ पे लिए थे अल्फा आर बीटा आर और अल्फा एस बीटा एस, तो इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, अंडर रूट वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वही कर दिया, अंडर रूट अल्फा आर माइनस अल्फा एस का स्क्वायर प्लस बीटा आर माइनस बीटा एस का स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट, और इसका होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। समझ आया। तो इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब अगर ये सर्कल है और ये एक सर्कल है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो दो होंगे, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि इसको टच करके चला जाए एक ही पॉइंट पे, या फिर एक होगा। तो अगर एक हुआ तो टू की पावर जीरो हो जाएगा, अगर दो पॉइंट पे टच करके जा रहा है तो टू की पावर वन हो जाएगा, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो। सेम एज वन सर्कल वन लाइन, मतलब ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है, और ये एक सर्कल है जो कि इतने रेडियस से बन रहा था। ठीक है, तो इनके इंटरसेक्शन में कितना आएगा, एक पॉइंट आएगा, या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है दो पॉइंट आ जाए, तो वही है के ओवर के माइनस वन इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, सेम एज वन सर्कल वन लाइन, तो वन सर्कल वन लाइन देन इसको कैसे लिखा है इसने, के ओवर बी, बी सेट, जो हमारा बी सेट हमने ऊपर लिया था जिसमें केवल दो पॉइंट्स थे, और के पॉइंट। ठीक है, के इसको हम तोड़ सकते हैं, के ओवर के माइनस वन, के माइनस वन ओवर बी, के माइनस, अब मेन काम हमारा यहां से शुरू हुआ है। ठीक है, सेम एज वन सर्कल वन लाइन ले ली मैंने, तो हमने क्या किया, के ओवर बी की डिग्री निकाल ली, फिर के ओवर के माइनस वन एंड के माइनस वन ओवर बी। ठीक, और के माइनस ओवर बी, तो अभी हमने किया है के माइनस ओवर की टू की पावर वन या टू की पावर जीरो आएगा इंटरसेक्शन के कारण, तो दो
या एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ सकते हैं दो सर्कल्स के बीच में। ठीक है, तो अब हमको क्या दिखाना है, of two straight lines, two circle or one circle, one straight line, then we get kk over b is equal to kk over kk minus 1 and kk minus 1 over b. This is equal to 2 की पावर 1, 2 की पावर m, so this is equal to 2 की पावर m plus 1। और या फिर या अगर ये जीरो हुआ, तो अगर ये जीरो हुआ तो ये हो जाएगा 2 की पावर m, so this is equal to 2 की पावर m। देखो k माइनस 1 के लिए हमने ट्रू मान लिया था, के माइनस, यहां से मैं दोबारा बताता हूं आपको, मेरे को के लिए ट्रू दिखाना है कि के की बी के साथ 2 की पावर में आएगी डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे को निकालना है कि इसकी डिग्री 2 की पावर m टाइप में आएगी, तो मेरा के लिए प्रूव हो जाएगा। और के माइनस 1 के लिए मैं ट्रू मान के चला हूं, तो इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो ये कैसे स्प्लिट होगा, के ओवर के माइनस 1, के माइनस 1 ओवर बी। और के माइनस ओवर बी इंडक्शन से मैं ट्रू मान के चला हूं, तो ये तो 2 की पावर m में है ही है। ठीक है, और ये अभी हमने दिखाया कि दो केसेस ही बनते हैं, लाइन लाइन से इंटरसेक्ट करे, सर्कल सर्कल से इंटरसेक्ट करे, या सर्कल लाइन से इंटरसेक्ट करे, कुछ भी हो, या तो 2 की पावर 0 आएगी, इंटरसेक्शन पॉइंट 1 होगा, या दो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, इनसे ज्यादा नहीं हो सकते। सो ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये या तो 2 की पावर 0 होगी या 2 की पावर 1 होगी, और ये 2 की पावर m है ही। तो हमने दो केस बना लिए, के और के पावर के माइनस 1 इज इधर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। सो अब हमने फाइनल स्टेप लिखा, पहले तो ये पूरी की पूरी ये इक्वेशन नीचे लिख दी, के ओवर बीटा, के ओवर बी इज इक्वल टू के माइनस 1, के माइनस 1 ओवर बी। ये तो 2 की पावर m है, इसको तो नहीं छेड़ना। अब ये एक केस बनाया 2 की पावर 1 हो तो भी 2 की पावर m प्लस 1 हो जाएगा, अगर ये 2 की पावर 0 हो तो ये 2 की पावर m आ जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के कुछ भी हो आएगा 2 की पावर में ही। दस वी हैव के ओवर बी इज पावर ऑफ 2, सो दिस इज प्रूफ। अब इसको आपको जितना हो सके उतना पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये 16 मार्क्स में आती है, तो कम से कम 3 पेज आपको भरने ही भरने हैं, पूरा एक्सप्लेन करके इस थ्योरम को लिखना है। अब इससे आगे है रिमार्क, इफ थीटा इज एनी एंगल, इफ थीटा इज एनी एंगल सच दैट कोस थीटा कोमा 0 इज कंस्ट्रक्टिबल, अगर ये कंस्ट्रक्टिबल है और थीटा कोई एंगल है तो साइन थीटा कोमा 0 भी कंस्ट्रक्टिबल होगा। एंड हेंस सो कोस के थीटा कोमा 0 इज कंस्ट्रक्टिबल, साइन के थीटा कोमा 0 इज कंस्ट्रक्टिबल फॉर ऑल इंटीजर्स के। Hence, if cos theta comma 0 is constructible and cos phi comma 0 is constructible, then cos r theta plus s phi comma 0 is also constructible for integers r and s। ठीक है, now let m and n be integers, m और n दो integers ले लिए, such that regular polygon all sides and all angles are equal। polygon रेगुलर polygon का मतलब जिसके सारी sides और सारे angles equal होते हैं, और m और n कोई इंटीजर हैं, तो एम एन साइड जो है ना, एम एन साइड इज कंस्ट्रक्टिबल। अगर रेगुलर पॉलीगन है और एम और एन कोई इंटीजर्स हैं, और कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसकी सारी साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो जो एम एन साइड होगी ना, एम एन साइज की जो साइड होगी वो कंस्ट्रक्टिबल होगी। और देन कोस थीटा एम एन कोमा 0 इज कंस्ट्रक्टिबल, तो ये कंस्ट्रक्टिबल होगा। ठीक है, यहां तक तो ये बात हो गई थी पॉलीगन वाली। अब ये अगली बात है, अगर कोस थीटा एम एन कोमा 0 कंस्ट्रक्टिबल है, कोस थीटा एम एन, कोस थीटा एम एन कोमा 0 कंस्ट्रक्टिबल है, सिंस थीटा एन किसके इक्वल है, थीटा एन एम थीटा एम एन के, और थीटा एम किसके इक्वल है, एन थीटा एम एन के। देन पॉइंट, अगर ऐसा है तो कोस थीटा एन कोमा 0 और कोस थीटा एम कोमा 0 कंस्ट्रक्टिबल होंगे। ठीक है, अगर ऐसा है थीटा एम इसके इक्वल है एन थीटा एम एन के, और थीटा एन इक्वल है एम थीटा एम एन के, तो द पॉइंट कोस थीटा एन, then the point cos theta n comma 0 and cos theta m comma 0 are constructible, then regular polygon of n and m are sides constructible, तो ये भी constructible होगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट थ्योरम है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इस थ्योरम को हम करते हैं।
लेट पी बी अ पॉइंट इन द प्लेन। पी कोई पॉइंट है प्लेन, प्लेन का, प्लेन में से कोई भी पॉइंट उठा लिया मैंने पी, और बीपी हैज अ सीक्वेंस ऑफ सब फील्ड्स। और बीपी के अंदर क्या है, सीक्वेंस ऑफ सब फील्ड्स है बीपी। मतलब बी के तो सारे पॉइंट्स है ही हैं, साथ ही पी के भी सारे पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या है इसमें, के एन माइनस वन अप टू के वन और के नोट, ये सारा बी के इक्वल है, सच दैट के आई इंक्लूड्स के आई माइनस वन। और इस तरह से है कि जो अगले वाला है उसमें पिछले वाला पूरा कंटेंट है। एंड के आई माइनस वन की डिग्री टू के इक्वल है। ठीक, वेर आई इज फ्रॉम वन टू एन, मतलब वन टू के टू, और के वन अगर निकालते हैं तो टू आता है, के थ्री ओवर के टू निकालें तो भी टू आएगा, फोर ओवर थ्री निकालें तो भी टू आएगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, अगर ऐसा है तो मेरा पी कंस्ट्रक्टिबल होगा फ्रॉम बी, ये प्रूव करना है। अगर मेरा पी कोई पॉइंट है प्लेन में से, और बीपी मेरी सीक्वेंस ऑफ सब फील्ड्स है, बीपी मेरी सीक्वेंस है सब फील्ड्स की। कैसे, बीपी किसके इक्वल है, के एन माइनस वन अप टू के वन के नोट के इक्वल है, जो कि बी के ही इक्वल आ जाए, मतलब ये सारा का सारा बीपी बी के ही इक्वल आ जाए। तो और ऐसा है कि के आई माइनस वन में इंक्लूडेड है, और इनकी डिग्री के आई माइनस वन की डिग्री टू है, वेर आई इज वन टू टू एन। अगर ये सारी कंडीशन है तो हमें प्रूव करना है कि पी पी कंस्ट्रक्टिबल है बी बी से, पी इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम बी, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, वी प्रोसीड बाय इंडक्शन ऑन एन, वही अपना पुराना तरीका, इंडक्शन लगा देंगे। अगर एन जीरो है मेरा, अगर मेरी एन की वैल्यू जीरो है, तो बीपी किसके इक्वल आ जाएगा, बीपी में कोई नहीं होगा, बीपी बी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि कोई पॉइंट है ही नहीं, एन जीरो है, जो बीपी है वो बी के इक्वल आ जाएगा, हेंस पी इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम बी। और बी तो कंस्ट्रक्टिबल था ही नहीं, तो बीपी कंस्ट्रक्टिबल होगा बी से, क्योंकि बी से बी तो मिल ही जाएगा। तो इससे क्या आ गया, पी इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम बी। नाउ रिजल्ट होल्ड्स फॉर एन इज इक्वल टू के माइनस वन, और मैंने मान लिया एन इज इक्वल टू के माइनस वन के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, मतलब के माइनस वन पॉइंट्स अगर भी हो तो भी ये बीपी बी के इक्वल आ जाएगा, अगर के माइनस वन पॉइंट्स भी हो। सो एज्यूम दैट के हैज अ सीक्वेंस ऑफ सब फील्ड्स। तो मैंने के जो अपना, अब के के लिए मैं प्रूव कर दूंगा, तो मैंने के अंदर सीक्वेंस ऑफ सब फील्ड्स लेट कर ली, के माइनस वन डैश 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 अप टू के वन के नोट, जो कि बी के इक्वल है। ठीक है, ऐसी लेट कर ली सीक्वेंस ऑफ सब फील्ड्स जो कि बी के इक्वल है। एंड सिंस के ओवर के माइनस वन इज टू, अगर ये टू के इक्वल है, इट फॉलोज दैट के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन, क्योंकि अगर डिग्री टू होती है तो नॉर्मल एक्सटेंशन होगी के ओवर के माइनस वन। ठीक, और अगर नॉर्मल एक्सटेंशन है तो इफ बीटा बिलोंग टू के, अगर बीटा के अंदर है, सच दैट बीटा डू नॉट बिलोंग टू के माइनस वन, और बीटा के माइनस वन के अंदर नहीं है, देन के इज इक्वल टू के माइनस वन बीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम। वही कोई पॉइंट है बीटा जो के में है और के माइनस वन में नहीं है, तो इस के माइनस वन में मैं बीटा ऐड कर दूं तो वो के इक्वल आ जाएगा, अगर वो नॉर्मल एक्सटेंशन है तो। सो इफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ बीटा ओवर के माइनस वन इज, और मैंने कंसीडर कर लिया कि बीटा का मिनिमल पोलिनोमियल ओवर के माइनस वन कितना है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसके इक्वल है। तो जब हम इसको इसमें ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक किया ये भी देख लो, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी, हम क्या करते हैं, ये जो कोफिशियंट होता है ये ए है, तो इसका हाफ हाफ ए होल स्क्वायर जोड़ भी दो, और हाफ ए का होल स्क्वायर घटा भी दो, तो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर एक्स प्लस वन बाय टू ए का होल स्क्वायर बन गया, प्लस में बी माइनस वन बाय टू का स्क्वायर वन बाय फोर, और ए का स्क्वायर, तो ये बन गया। ठीक है, नाउ कंसीडरिंग, हमने क्या किया, अल्फा को मैंने ये मान लिया एक्स प्लस वन बाय टू ए, और x की जगह हमने ले लिया बीटा, क्योंकि हम बीटा की बात कर रहे हैं ना, तो x की जगह मैंने बीटा पुट कर दिया। सो बीटा प्लस वन बाय टू ए को क्या कंसीडर कर लिया मैंने, अल्फा, और इसको क्या कंसीडर कर लिया, b माइनस वन बाय फोर ए स्क्वायर को, b माइनस वन बाय फोर ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे इसको,
इसको उल्टा करके लिखेंगे, ये क्रैमिंग स्टेप है, ये क्रैम करना आपको, ठीक है। सो अल्फा स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4a² माइनस बी के इक्वल, और स्क्वेयर है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अल्फा मैंने इसको ले लिया, बस एक्स की जगह बीटा पुट करना है, और इसको मैंने ले लिया अल्फा स्क्वेयर, और 1/4a² माइनस बी लिखा है, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दस अल्फा स्क्वेयर इज पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ के माइनस 1, और अल्फा स्क्वेयर पॉजिटिव एलिमेंट है, सो क्लियरली के इज इक्वल टू के माइनस 1 बीटा, के इज इक्वल टू के माइनस 1 बीटा, और बीटा किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल, सो के माइनस 1 अल्फा के इक्वल। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या आ गया मेरा, नाउ सिंस अल्फा स्क्वेयर कोमा 0 हैज कोऑर्डिनेट्स इन के माइनस 1, अब हमें पता है कि जो मेरा अल्फा स्क्वेयर कोमा 0 होगा उस सारे के कोऑर्डिनेट्स के माइनस 1 में तो होंगे ही होंगे। क्यों, क्यों होंगे के माइनस 1 में, क्योंकि जो हमारा अल्फा स्क्वेयर है के माइनस 1 अल्फा जो हम ले रहे हैं वो किसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है, के इक्वल है, मतलब कि ये जो पॉइंट है अल्फा स्क्वेयर कोमा 0 वो के माइनस 1 में तो आएगा ही आएगा, सो इट इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम बीटा। मतलब कि जब हम उन पॉइंट्स को, जैसे मैंने बताया था ना ये, कि जैसे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया इसकी हेल्प से, फिर जो नए पॉइंट्स मिलेंगे इनके इंटरसेक्शन से, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला, इनसे जब हम लाइन ज्वाइन कर देंगे तो नया पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे ही ये पॉइंट आया हुआ है अल्फा स्क्वायर कोमा 0 हैज कोऑर्डिनेट्स इन के माइनस 1, सो इट इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम बी बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि के माइनस 1 के लिए तो ये ट्रू था ना, के माइनस 1 के लिए तो ट्रू था ही, सो इट इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम बी बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, हेंस एवरी पॉइंट ऑफ हेंस एवरी पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स के इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम बी। देखो इसका कहना ये है, यहां से यहां तक तो हो गया था हमारा, दस अल्फा स्क्वेयर इज पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ के माइनस 1, और अल्फा स्क्वेयर जो है मेरा पॉजिटिव एलिमेंट है के माइनस 1 का, अल्फा स्क्वेयर पॉजिटिव एलिमेंट है के माइनस 1 का। तो अल्फा स्क्वेयर अगर के माइनस 1 में है तो हमें पता है कि अल्फा स्क्वेयर अगर के माइनस 1 में है तो अल्फा स्क्वेयर कोमा 0 ये के माइनस 1 में होगा, और अगर ये के माइनस 1 में है तो हम के माइनस 1 के लिए तो ट्रू मान के आए हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिबल होगा फ्रॉम बी, क्योंकि हम ये ट्रू मान के आए हैं। सो ऐसे ही इंडक्शन हाइपोथेसिस की हेल्प से हर एक पॉइंट एवरी पॉइंट विद कोऑर्डिनेट इन के इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम बी, तो हर एक पॉइंट कंस्ट्रक्टिबल हो जाएगा। दिस कंप्लीट्स द इंडक्शन, और ऐसे इंडक्शन से हम प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको समराइज और कर देते हैं, हमने इसमें क्या क्या किया था। हमने एन जीरो के लिए ट्रू मान लिया था, सो बी पी इज इक्वल टू बी के इक्वल आ गया तो कंस्ट्रक्टिबल हो गया था। तो हम एज्यूम करके चले थे एन इज इक्वल टू के माइनस 1 के लिए ट्रू है, तो फिर के लिए हमने प्रूव करना शुरू किया। उसके लिए हमने एक सब फील्ड उसके लिए हमने एक सब फील्ड हमने सब फील्ड के हमने एक सब फील्ड के ले ली, जिसमें हमने के एक सीक्वेंस ऑफ सब फील्ड्स ले ली जिसके अंदर ये सब थे, के माइनस 1 के नॉट इज इक्वल टू बी, और सिंस के और के माइनस 1 2 के इक्वल हमें गिवन है तो ये एक नॉर्मल एक्सटेंशन हो गई। अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट बीटा उठा लिया के में से, एक पॉइंट बीटा उठा लिया के में से, ठीक है। तो बीटा ऐसा उठाया है के में से सच दैट बीटा के माइनस 1 में नहीं था, ऐसा उठाया है के में था और के माइनस 1 में नहीं था। तो के माइनस 1 में अगर मैं बीटा ऐड कर दूं तो वो के ही इक्वल आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने एक मिनिमल पोलिनोमियल बनाया बीटा का, मिनिमल पोलिनोमियल बीटा ओवर के माइनस 1, मतलब यहां से बीटा की हेल्प से के माइनस 1 में मिनिमल पोलिनोमियल कंसीडर किया ये, ठीक। फिर इसको होल स्क्वायर में तोड़ दिया, फिर ये होल स्क्वायर बना दिया इसका। फिर मैंने लिखा, इसको मैंने मान लिया बीटा प्लस 1/2a, मतलब बीटा में 1/2a और जोड़ दूं तो ये पॉइंट मेरे को अल्फा मिलता है, और अल्फा स्क्वायर 1/4a² माइनस बी जो क्रैमिंग स्टेप बताई थी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अल्फा स्क्वायर एक पॉजिटिव एलिमेंट मिल गया मेरे को
के माइनस वन में अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव एलिमेंट मिल गया के माइनस वन में, ठीक है। तो के के माइनस वन बीटा, ये दोनों तो इक्वल थे ही, तो के माइनस वन और बीटा अल्फा के इक्वल आ गया। क्यों? क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर जो है ये के माइनस वन का ही एलिमेंट है। सो ये किसके इक्वल लिख दिया? क्योंकि ये तो कांस्टेंट पार्ट है 1/2a, तो अल्फा किसके इक्वल आ गया? अल्फा बीटा के ही इक्वल आ गया यहां से। तो इसने के माइनस वन अल्फा को के माइनस वन बीटा के इक्वल लिख दिया। ये आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ सिंस अल्फा स्क्वायर कोमा जीरो एज कोऑर्डिनेट्स इन के माइनस वन, तो अल्फा स्क्वायर कोमा जीरो अल्फा के माइनस वन में है, तो अल्फा स्क्वायर कोमा जीरो के कोऑर्डिनेट्स भी के माइनस वन में होंगे, ठीक। तो इट इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम बी। तो इसका क्या मतलब हो गया? कंस्ट्रक्टिबल हो गया। और ऐसे ही इंडक्शन हाइपोथेसिस से सारे के सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ बाय इंडक्शन। एक करोलरी हो रहा है, लेट पी बी अ पॉइंट इन द प्लेन, पी कोई पॉइंट है प्लेन में से, इफ द फील्ड बी पी हैज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ बी such that bp over b is a power of 2, then p is constructible from b। P कोई पॉइंट है प्लेन का, और जो बी पी फील्ड है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है बी की, सच दैट बी पी और बी इज अ पावर ऑफ टू, और इस तरह से है कि बी पी और बी पावर ऑफ टू है, देन P इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम बी। तो हमें क्या मिलेगा? P कंस्ट्रक्टिबल मिलेगा फ्रॉम बी। ये हमको प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? जी कोई गैलोइज ग्रुप ले लेंगे ऑफ बी पी ओवर बी, ठीक है। और ऐसे लिया है गैलोइज ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज बीपी ओवर बी, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर s। ये गैलोइज ग्रुप हमने इस तरह से लिया है। देन जी हैज अ सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स, तो जी के अंदर क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ले लिया मैंने, ए नोट ए वन ए टू अप टू ए एन, एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ईच ऑफ इंडेक्स टू इन प्रीसीडिंग। और इस तरह से लिया है कि हर एक अगले वाला पिछले वाले के साथ इंडेक्स टू है। दस बीपी हैज अ सीक्वेंस ऑफ सब फील्ड्स। तो इसका क्या मतलब है? जो हमारा बीपी होगा उसमें सीक्वेंस ऑफ सब फील्ड्स एग्जिस्ट करेंगी। अभी जो थ्योरम किया उससे क्या क्या होंगी? वो के नोट के वन अप टू के एन इज इक्वल टू बी, ईच ऑफ डिग्री टू ओवर नेक्स्ट, और हर एक की डिग्री दो होगी अपने अगले वाले से। सो टू प्रूव P इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम B, अब हमें प्रूव करना है कि P कंस्ट्रक्टिबल है। तो जो लास्ट थ्योरम थी उसको प्रूव कर देना। इसके बाद इतना करने के बाद तो आपकी ये करोलरी प्रूव हो जाएगी। तो देखिए दोबारा से देख लीजिए करोलरी क्या की है। हमने G कोई गैलोइज ग्रुप ले लिया BP ओवर B, और इस तरह से लिया है कि ऑर्डर ऑफ G जो है वो BP ओवर B की डिग्री के इक्वल आए, और जो कि 2 की पावर s दे रखी है। अब G हैज अ सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स, तो जी जो ग्रुप है मेरा उसमें सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप कंसीडर कर ली मैंने, जी इज इक्वल टू ए नोट ए वन अप टू ए एन, एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ईच ऑफ इंडेक्स टू, और हर एक इंडेक्स टू है अपने प्रीसीडिंग में। 10 बीपी, अच्छा इंडेक्स टू है अपने प्रीसीडिंग के साथ, तो जो बीपी है उसका एक सीक्वेंस ऑफ सब फील्ड्स एग्जिस्ट करेगी सच दैट बीपी इज इक्वल टू के नोट के वन के टू अप टू के एन, एंड दिस इज इक्वल टू बी ईच ऑफ डिग्री टू ओवर द नेक्स्ट। तो ये हमारी जो भी थ्योरम प्रूव करके आई यही तो आ गई। अब सिर्फ ये प्रूव कर दो कि P इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम B, जो हमने थ्योरम में प्रूव किया था, ये करोलरी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सेम स्टेप्स पे जैसे ये प्रूव हमने किया था। पहले एन जीरो के लिए, फिर एन के माइनस वन के लिए ट्रू मान लेंगे, फिर के लिए एक सीक्वेंस ऑफ सब फील्ड से लेके चलेंगे, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ सब फील्ड्स लेके चलेंगे, और इनका इंडेक्स टू है, के माइनस वन का नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाएगी। फिर एक बीटा पॉइंट ले लेंगे के में से, एस इस तरह से लेंगे कि वो के माइनस वन में ना हो, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे के माइनस वन ओवर बी। फिर एक मिनिमल पोलिनोमियल बना लेंगे, उनको स्क्वायर में तोड़ देंगे, फिर यहाँ पे अल्फा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव एलिमेंट होगा इसका, तो यहाँ से के माइनस वन बीटा के माइनस वन अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर कोमा जीरो यहाँ से कंस्ट्रक्टिबल हो गया के माइनस वन पे। सो इट इज कंस्ट्रक्टिबल फ्रॉम बीटा। के माइनस वन में कंस्ट्रक्टिबल होगा कि अल्फा स्क्वायर कोमा जीरो के माइनस वन में आ गया, तो कंस्ट्रक्टिबल हो गया फ्रॉम बी बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। हेंस एवरी पॉइंट
with coordinate in k is constructible from B. This completes the induction. तो ये थी हमारी यूनिट 4। यहाँ से इस क्लास से 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, और नहीं तो 8 का तो बनेगा ही बनेगा। तो ये क्लास आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसको जरूर करके जाएं, क्योंकि यही आपको पास करवाएगी। तो ये थी हमारी यूनिट 4। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं अगर समझ आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो भी बता दें, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।